अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। ईरान के अहम रहनुमा जनाब अली लारिजानी इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर है और उनकी दौरे पाकिस्तान के दौरान कई अहम शख्सियात के साथ मुलाकातें भी हुई हैं, लेकिन इन मुलाकातों का मकसद क्या है इसकी तफसीलात अभी तक सामने नहीं आ सकी। अलबत्ता ये बात तय है कि इस रीजन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है और पाकिस्तान ने इस सारी सूरत हाल से ईरान को एतमाद में लेने की कोशिश भी की है। वो तमाम तफसीलात क्या हो सकती हैं, ये बड़ा ही अहम सवाल है और ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि अली लारिजानी साहब के दौरे पाकिस्तान के दौरान जो अगराज़ व मकासद हैं उनको वाज़े क्यों नहीं किया जा रहा। महज ये कहने के लिए तो अली लारिजानी यकीनी तौर पर पाकिस्तान नहीं आए कि जनाब पाकिस्तान को हम ब्लैंक चेक देते हैं, वो जब चाहे जहाँ चाहे ईरान की बिहाफ पर अपनी डील्स को तय कर सकता है। ये कहने भी वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान नहीं आए होंगे कि अगर हालात साजगार होते तो पाकिस्तान के घरों के चूल्हों में ईरानी गैस जल रही होती। ये कहते कि जनाब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत अब दोनों ममालिक की मुकामी करेंसी में होगी, क्योंकि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी तयशुदा भी हैं और इनके ऊपर एक से ज़ायद मरतबा गुफ्तगू भी हो चुकी है। लिहाजा अली लारिजानी साहब जो कि ईरान की हिरारकी में तीसरी अहम शख्सियात समझे जाते हैं, जनाब आयतुल्लाह खमीनाई और जनाब मसूद पज़ेश्कियान के बाद उनका दौरा पाकिस्तान खारिज अज़ इल्लत नहीं हो सकता। और हकीकत जानने के लिए, उनके दौरे के मकासद को जानने के लिए हमें हालिया डेवलपमेंट्स के चंद डॉट्स को कनेक्ट करना होगा और उन डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद ही हम जो मशरिक़ वुस्ता में ख़ुसूसन इस्लामी ममालिक में होने वाली पेश रफ्तों के जायज़ा लेते हुए इस नतीजे तक पहुंच सकेंगे कि उनके दौरे पाकिस्तान की असल वजह क्या है। और इस सिलसिले में पहला डॉट है उर्दन के शाह अब्दुल्ला का दौरा पाकिस्तान, क्योंकि उनका ये जो दौरा था पाकिस्तान का, ये अनशेड्यूल्ड दौरा था, क्योंकि माजी करीब में उर्दन के साथ पाकिस्तान के कुछ इतने ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात नहीं रहे थे और उर्दन उन ममालिक में भी शामिल था जिसने ईरान पर हमले के लिए इसराइल को अपनी फ़ज़ाई हदूद से गुज़रने की इजाज़त दी थी और उर्दन इस मामले पर काफ़ी हद तक तनकीद का निशाना भी बना था। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में इस्लामी ममालिक के साथ साथ उर्दन के शाह अब्दुल्ला के साथ भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें हुई थी और उन मुलाकातों के बाद उर्दन के शाह अब्दुल्ला का दौरा पाकिस्तान हुआ था। ये नुक्ता भी हमें जहन में रखना चाहिए कि उर्दन जो है वो अल कुद्स का कस्टोडियन भी माना जाता है और मस्जिद अक्सा के वो मुहाफिज के तौर पर जाने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि फ़लस्तीन और ख़ास तौर पर गज़ा के हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स होंगी उसमें उर्दन को कतई तौर पर माइनस नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पास इनफैक्ट अल कुद्स अल शरीफ का कस्टोडियन होने का दर्जा भी हासिल है। इसके साथ साथ हमें इस नुक्ते को भी जहन में रखना चाहिए कि उर्दन के शाह अब्दुल्ला के दौरे पाकिस्तान के दौरान जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब, उनका खुसूसी तौर पर फ़ोन भी आया था और उन्होंने फ़ोन के ऊपर शाह अब्दुल्ला के साथ गुफ्तगू भी की थी और इस गुफ्तगू का नतीजा ये निकला था कि वाज़े तौर पर यह बात कही गई थी कि फ़लस्तीनी महाजरीन को उर्दन में कबूल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह था कि अरब क़यादत जो फ़लस्तीनी हैं उनको रीलोकेट करने के हक़ में नहीं है और उनकी ये ख्वाहिश है कि फ़लस्तीनी फ़लस्तीन में ही मौजूद रहें और गज़ा से फ़लस्तीनियों को निकाले जाने की किसी भी तजवीज़ को कबूल नहीं किया जाएगा। और ये महज एक सियासी नहीं बल्कि मुस्लिम ममालिक का एक स्ट्रेटेजिक स्टांस था और उस स्टांस के इजहार के लिए पाकिस्तान में उर्दन के शाह अब्दुल्ला की मौजूदगी के वक्त का इंतखाब किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, शाह अब्दुल्ला की पाकिस्तान में मौजूदगी के दौरान उनको टिल्ला फायरिंग रेंज का विजिट कराकर पाकिस्तान की फौजी सलाहियतों का मुशाहिदा करवाना भी था और उनको ये बात को बावर कराना था कि अगर फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियों की हिफाजत का ज़िम्मा पाकिस्तान को दिया जाए तो पाकिस्तान इस खिदमत के लिए ना सिर्फ तैयार है बल्कि पाकिस्तान के पास इतनी फ़ौजी सलाहियत मौजूद है कि वो इसराइल का सामना कर सकता है। ये भी इस विज़िट का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था।
दूसरे डॉट को अगर हम देखने की कोशिश करें तो उसमें पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, तुर्की, ये हमें एक लाइन में खड़े नजर आते हैं। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट की जो हमायत है वो तुर्की की तरफ से भी सामने आई है, वो कतर की तरफ से भी सामने आई है, वो ईरान की तरफ से भी सामने आई है। और ईरान ने तो इस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के अंदर शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार भी किया था। और ईरान ने ये जो मुस्लिम ममालिक के वज़रा ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराह और वज़रा ख़ारजा ने शिरकत की थी, उसमें ईरान की तरफ से मुस्लिम नाटो की तजवीज़ को पेश भी किया गया था। और मिस्र ने इस तजवीज़ की हमायत भी की थी कि मुस्लिम ममालिक को भी ज्वाइंट डिफेंस की तरफ जाना चाहिए और किसी एक मुस्लिम मुल्क पर हमला तमाम मुस्लिम ममालिक पर हमले को तसव्वुर किया जाना चाहिए। और इस मकसद के लिए तमाम मुस्लिम ममालिक को एक फ़ंड भी तश्कील देना चाहिए जिसके ज़रिए मुस्लिम ममालिक के दिफा को यकीनी बनाया जा सके। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले मुश्तरका दिफाई मुआहदे को अमेरिका ने भी सपोर्ट किया था और अमेरिका ने पाकिस्तान की पॉलिसी लाइन और ईरान के हवाले से पाकिस्तान के फैसलों की तारीफ भी की थी। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार भी किया था कि पाकिस्तान मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और यही वजह है कि जब इसराइल और ईरान के दरमियान जंग जारी थी, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को खुसूसी तौर पर व्हाइट हाउस मदऊ करके ईरान इसराइल तनाज़े में जो राय थी वो पाकिस्तान से तलब की गई थी। और इसके बारे में खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मीडिया इंटरेक्शन में इसका जिक्र भी किया था कि हमने ईरान और मिडल ईस्ट के बारे में पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव और पाकिस्तान के रोल को समझने की भी कोशिश की है। और फिर जो मुख्तलिफ हवाले से जो डेवलपमेंट्स थी वो हमारे सामने आई थी। और पाकिस्तान के साथ मिस्र का भी एक तवील अरसे के बाद इंटरेक्शन हुआ था, ख़ास तौर पर शर्मुल शेख में जब गज़ा के बारे में जो मुआहदा था वो तय पाना था। और तुर्किया के जो प्रेसिडेंट थे जनाब रजब तय्यब उर्दवान वो भी वहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। तो इसका मतलब ये है कि शाह अब्दुल्ला के दौरे के बाद अली लारेजानी का इस्लामाबाद पहुँचने का मकसद महज तिजारत को $10 बिलियन तक ले जाना नहीं, अफगानिस्तान और इंडिया के साथ पाकिस्तान के इख्तलाफात को तय कराना नहीं, सिक्योरिटी ताउन बढ़ाना नहीं, बल्कि बैक चैनल नॉर्मलाइजेशन है विद अमेरिका और विद सऊदी अरेबिया और बाय द हेल्प विद पाकिस्तान एंड तुर्की। मुझे इसके बारे में अब काफ़ी हद तक चीज़ें वाज़े होती हुई नज़र आती हैं। और ये वाज़े तौर पर इस बात का इजहार भी है ईरान की तरफ से कि ईरान पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर पार्टनर के तौर पर तस्लीम करता है। इस हवाले से तीसरा डॉट है वो है गज़ा के लिए अमन फोर्स। गजा के लिए अमन फोर्स के लिए इब्तदाई तौर पर 8 ममालिक का नाम सामने आया था। इसराइल की तरफ से तुर्क फौज को इस अमन फोर्स में जो मौजूद रहने पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था और इस बात का जिक्र किया गया था कि गज़ा पर अमन फोर्स में तुर्की की मौजूदगी या इस फौज की तुर्की को क़यादत मिलना इसराइल के लिए काबिल कबूल नहीं है। इसराइल की तरफ से इस तजवीज़ को रद्द किए जाने के बाद ट्रंप की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया था कि ये जो गज़ा अमन फोर्स है इसके लिए 8 ममालिक के साथ 8 मुस्लिम ममालिक के साथ मुशावरत जारी है। और इनमें से पब्लिकली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सिर्फ 2 नाम लिए गए थे। उनमें से एक नाम था पाकिस्तान का और दूसरा नाम था इंडोनेशिया का। बाकी 6 ममालिक में मिस्र, कतर, सऊदी अरेबिया, उर्दन और UAE शामिल हैं। बड़ा मुस्लिम मुल्क तुर्की या पाकिस्तान उसका इस सारे अमल के अंदर काइनेटिक रोल होगा। और काइनेटिक रोल का मतलब ये है कि इस लिस्ट में फोर्स कंट्री यानी जो फैसला करने की सलाहियत रखने वाली
फौज होगी वो सिर्फ पाकिस्तान की होगी, लिहाजा इस अमन फोर्स में उस अमन फोर्स की क़यादत का पाकिस्तान को मिलने के इम्कानात ज़्यादा हैं। और मुस्लिम ममालिक ये समझते हैं कि पाकिस्तान इसराइल से तारीख़ी तनाज़ा रखता है और एटमी मुस्लिम मुल्क भी है, लिहाजा एक ऐसा मुल्क जो इसराइल को तस्लीम नहीं करता उसकी फ़लस्तीन में मौजूदगी, फ़लस्तीन के अंदर गजा और मगरबी किनारे दोनों को एक नज़र से देखना और दोनों को यकजा करते हुए उसका दिफा करना, ये रोल महज पाकिस्तान के अलावा और कोई अदा नहीं कर सकता। क्योंकि अगर तुर्की इस रोल में मौजूद होता तो वो पाकिस्तान की तरह इसराइल को कबूल नहीं होना था। अलबत्ता पाकिस्तान के हक में ट्रंप ने अपना वज़न डाल दिया है और इस बात के इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि अब इस मुजवज़ा अमन फोर्स जिसके क़याम की मंजूरी सलामती कौंसिल से भी मिल चुकी है, अब उसके अंदर अमली तौर पर पेशरफ्त होगी। ईरान और उर्दन, मिस्र, तुर्किया ये सब इस मामले में लूप में मौजूद हैं। चौथा डॉट हमारे सामने आता है वो है वज़ीर आज़म साहब का दौरा बहरीन, जो कि इस वक्त बहरीन में मौजूद हैं और शहबाज शरीफ साहब ने को इस विज़िट के अंदर बहरीन में बहुत इम्पोर्टेंस भी मिली है और उनका जो इस्तकबाल है वो भी बहरीन के अंदर बहुत ही फ़कीदुल मिसाल रहा। और बहरीन का जाने का मकसद अगर आप गौर करें तो मुस्लिम ममालिक के अंदर जो मसलकी प्रोपोर्शन है उसको भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। ईरान में 75% पॉपुलेशन अहले तशी है, जबकि सऊदी अरेबिया की जो हुकूमत है वो एक सुन्नी डोमिनेंट जो आबादी है वो मौजूद है, जबकि सिक्योरिटी फोर्स में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मौजूद होगी। तो इसका मतलब ये है कि अहले तशी और सुन्नी दोनों मकातबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान में शिया सुन्नी आबादी का एक साथ रहना और फ़िरका वारियत से मावरा होना, ये उनके लिए काफ़ी हद तक काबिल तहसीन भी है। और बहरीन ये जो GCC है उसका एक अहम रुकन भी है। बहरीन के अंदर जाकर इस सारी सूरत हाल से उनको एतमाद में लेने का मतलब ये है कि पाकिस्तान GCC के लिए एक बफर, स्टेबलाइज़र और फ्यूचर सिक्योरिटी गारंटर के तौर पर खड़ा भी हो रहा है, सामने भी आ रहा है। इस हवाले से पांचवां डॉट है तुर्की, कतर और इस्लामाबाद का एक साथ इकट्ठे होना। तुर्क वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा और इंटेलिजेंस चीफ ये मुसलसल पाकिस्तान के साथ राब्ते में हैं, बल्कि अफ़गानिस्तान के साथ तनाज़े को हल कराने के लिए भी तुर्की और कतर दोनों ही काफ़ी हद तक मुतहर्रक रहे थे। इसके साथ साथ तुर्की और कतर दोनों हमास को पॉलिटिकल विंग के तौर पर कबूल भी करते हैं और उनकी इसराइल के ख़िलाफ़ जो जद्दोजहद है उसको सपोर्ट भी करते हैं। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के हवाले से हमें इस नुक्ते को मद्देनज़र रखना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो हार्ड लाइन है वो देवबंद मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं और देवबंद मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हुए कतर और तुर्किया ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ लाइन पर हैं। लिहाजा अफ़गानिस्तान को अभी इस सारी अलाइनमेंट के अंदर किसी जगह पर जो है वो जगह मिलते हुए नज़र नहीं आ रही और जो एक नया इस्लामी सिक्योरिटी ब्लॉक बनता हुआ नज़र आ रहा है उसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, ईरान, जॉर्डन, इजिप्ट और इंडोनेशिया शामिल होंगे। इस हवाले से अगर आपने गौर करें तो छठे डॉट के तौर पर UAE को लिया जा सकता है, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात। मुत्तहिदा अरब अमारात इस सारे सीन में आपको किसी जगह पर नज़र नहीं आ रहा, ना वो किसी हाँ में है ना किसी ना में है, ना वो अपने आप को एक्टिवली पोर्ट्रे कर रहा है और ना ही वो पोर्ट्रे होना चाहता है। अलबत्ता UAE की बराह रास्त अलाइनमेंट अमेरिका के साथ है और ये इस बात की तरफ वाज़े इशारा है कि या तो वो अमेरिका के साथ इस सारे मामलात में अपनी डील को फाइनल कर चुका है या वो वेट एंड चूज मोड में मौजूद है। ये इशारा जो ट्रंप ब्लॉक के हवाले से मैंने आपको दिया है वो इस बात
बात को इस्टेब्लिश करता है कि यूएई ऑलरेडी अलाइंड है इस सारे मामलात में। अब पाकिस्तान सरे महवर है और ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए इस सारे अमल में शरीक होने के लिए चंद शराइत भी मौजूद हैं। वो शराइत क्या हैं? मेरा ख्याल में हमारे नज़दीक वो सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान इस सारे अमल में मौजूद रहने के लिए जो शराइत टेबल पर रख रहा है उसमें सबसे बड़ी शर्त है कश्मीर को नए रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में शामिल करना। पाकिस्तान चाहता है कि वो गजा के मामले पर जिस तरह फाल किरदार अदा कर रहा है इसी तरीके से कश्मीर को भी आलमी सतह पर एक एक्टिव डिस्प्यूट के तौर पर रिस्टोर किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का जो यूएन मैकेनिज्म है कश्मीर के इशू पर उसको रिवाइव किया जाए। भारत पर डेमोग्राफिक चेंजेस को रोकने के लिए दबाव डाला जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का जो ऑब्जर्वेटरी मिशन ऑलरेडी आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर दोनों में फाल था उसको दोबारा ताकतवर किया जाए और उसके साथ साथ ओआईसी, जीसीसी और अमेरिका की एक हमायत कश्मीर के इशू पर हासिल की जाए। और ये हमायत पैसिव नहीं होनी चाहिए बल्कि एक्टिव भी होनी चाहिए और वोकल भी होनी चाहिए। और इन ममालिक की तरफ से इस बात का बरमला इजहार होना चाहिए कि कश्मीर अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट है और ये इंडिया का इंटरनल मामला नहीं है। पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी शर्त है इस सारे मामलात में आने के लिए। दूसरा, पाकिस्तान एक वसी दिफाई मुआहदा चाहता है जीसीसी के साथ, यानी गल्फ ये जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ। और पाकिस्तान चाहता है कि जीसीसी जमा जॉर्डन, इजिप्ट, तुर्की ये एक कलेक्टिवली डिफेंस अम्ब्रेला तश्कील दें और इस डिफेंस अम्ब्रेला के अंदर पाकिस्तान शामिल हो। सऊदी अरब और खलीजी दिफाई निज़ामों में पाकिस्तान की मिसाइल शील्ड, ड्रोन कमांड इंटीग्रेशन और जॉइंट कमांड आर्किटेक्ट शामिल होना चाहिए। और ये नेटो स्लाइड स्लॉट होगा जिसमें पाकिस्तान भी मौजूद होगा। और इसके साथ साथ अभी रिसेंटली अमेरिका के साथ सऊदी अरेबिया का एक सिविल न्यूक्लियर डिफेंस एग्रीमेंट भी हुआ है। पाकिस्तान की यह ख्वाहिश है कि पाकिस्तान महज एक रीजनल फौजी ताकत की बजाय उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल ओनरशिप भी पाकिस्तान को मिले। और पाकिस्तान सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन, हाइपरसोनिक, एसएएम, नेवल एयर डिफेंस ज्वाइंट डेवलपमेंट, स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस और इसके साथ साथ PL-17, HQ-19, टर्किश सिपर B2 जैसे डिफेंस मिसाइल सिस्टम की एक्सेस इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजिकल फॉर्म्स भी हासिल करना चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं ये एक बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है रीजनल डेवलपमेंट के हवाले से और इन सब का ताल्लुक जाके जुड़ता है पाकिस्तान की इकोनॉमिक गारंटी फ्रेमवर्क के साथ। पाकिस्तान ये चाहता है कि वो इन तमाम रोल्स में उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक 25 से 50 बिलियन डॉलर की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी फंड कायम ना हो, लॉन्ग टर्म पेट्रोलियम प्राइस ट्रीटी पाकिस्तान के साथ तय ना हो, पाकिस्तान की जो डेट रीशेड्यूलिंग है वो ना की जाए और CPEC फेज 3 की सिक्योरिटी गारंटीज तमाम रुकन ममालिक से हासिल की जाए ताकि पाकिस्तान की मईशत भी अपने कदमों पर खड़ी हो सके। ये एक रीजनल कोऑपरेशन का एक प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि पाकिस्तान अब इससे बढ़कर चाहता है और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान रीजनल मैंडेट भी चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान को रीजनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर के तहत लाया जाए जहां पर पाकिस्तान को एक लीड रोल मिले। पाक फौज को काउंटर टेररिज्म मैंडेट, बॉर्डर पर काइनेटिक एक्शन क्लियरेंस और ट्रांजिट कंट्रोल भी हासिल होना चाहिए ताकि पाकिस्तान अफगानिस्तान से रॉ नेटवर्क्स और TTP नेटवर्क्स को डिसमेंटल कर सके और सेंट्रल एशियन ट्रेड रूट को सिक्योर कर सके। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो कि इस वक्त हमारे सामने हैं। पाकिस्तान बहुत हद तक यकीन दहानियाँ हासिल कर चुका है और पाकिस्तान अपने अंदरूनी इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ किसी कुव्वत
चाहे वो जो है वो मुसाद हो, रॉ हो, MI6 हो या CIA हो, इसको मुतहर्रक नहीं देखना चाहता और ना ही पाकिस्तान किसी रजीम चेंज या इकोनॉमिक ब्लैकमेलिंग में आना चाहता है। पाकिस्तान सिर्फ एक बात चाह रहा है और वो ये है कि अगर हम मुस्लिम वर्ल्ड के दिफाई मरकज़ बनेंगे तो दुनिया हमें वैसी ही हैसियत दे जैसे नेटो अमेरिका को देती है। पाकिस्तान इस सारे मामले के अंदर की प्लेयर के तौर पर ना सिर्फ सामने आ चुका है बल्कि वो इस की प्लेयर के तौर पर अपनी हैसियत का असर नौ तयन चाहता है और यही वो अहम एजेंडा है जो कि अली लारेजानी साहब के साथ भी डिस्कस हुआ है और अली लारेजानी साहब को ईरान के हवाले से पाकिस्तान की मुकम्मल सपोर्ट को एक्सटेंड किया गया है और उनको इस बात की यकीन दहानी भी कराई गई है कि ईरान के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात और दिफाई ताल्लुकात में इजाफे के लिए अमरीकी हमायत को हासिल भी किया जाएगा और ईरान के अमरीका के साथ जो इख्तलाफात हैं उनको दूर कराने के लिए रोल भी प्ले किया जाएगा। लेकिन इन तमाम मामलात के लिए पाकिस्तान जिस लॉन्चिंग को चाहता है वो लॉन्चिंग मेरा ख्याल है कि अब कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है और हमारे लिए इस रीजन के अंदर जो रीपोजिशनिंग के ऑप्शंस हैं वो ना सिर्फ अब दस्तयाब हैं बल्कि पाकिस्तान तेज़ रफ्तारी के साथ उम्मा की क़यादत करने के लिए भी तैयार है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.